हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोगों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सेशन चल रहा था, पूरी सीरीज चल रही थी जहां पर हमने नेशनल इनकम और पिछला चैप्टर मनी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बढ़ रहे हैं या फिर चैप्टर ऑफ डिस्कशन आज का होने वाला है सेंट्रल बैंक एंड मनी क्रिएशन। आपकी बुक में हो सकता है चैप्टर नंबर 4 हो, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 16 इसको बोल के चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सब कंटेंट जो आपके बुक्स में है, नोट्स में है, सब सेम होने वाले हैं। प्लस मैं जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स आप बच्चों के लिए बहुत ही जल्द मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ 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 ज्वाइन करना मत भूलिएगा। प्लस मैं लेटेस्ट जितने भी एग्जामिनेशन अपडेट्स होती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक की मीनिंग से। देखिए, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विच ऑपरेट्स कंट्रोल्स डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। मतलब इंडिया में जितने भी मनी फ्लो होती है उसकी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक को ही हम इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई बोलते हैं। और बैंकिंग स्ट्रक्चर पूरा कौन कंट्रोल करता है बच्चे लोगों? आरबीआई ही कंट्रोल करती है। तो बैंक के ऊपर, मतलब बैंक का जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे स्टॉक मार्केट है उनको कंट्रोल कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको मेंटेन, कंट्रोल, स्ट्रक्चर, रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला है करेंसी अथॉरिटी। पहला क्या है? करेंसी अथॉरिटी। द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। मतलब नोट छापने की, प्रिंट करने की इंडिया में परमिशन किस बैंक को है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सिंपल हो रहा है। चलिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट समझ रहे हैं? हमारे लिए बैंकर कौन है? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक को जब हेल्प की जरूरत पड़े तो वो आरबीआई के पास जाता है, और गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत पड़े तो क्या वो हमारे पास आएगा या फिर कमर्शियल बैंक के पास जाएगा या वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा? बताइए। वो जाता है सेंट्रल बैंक के पास। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का बैंकर है। हमारा बैंकर कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का बैंकर सेंट्रल बैंक है, और गवर्नमेंट का बैंकर कौन है बच्चा? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है, राइट। तो जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए गवर्नमेंट को वो सेंट्रल बैंक उनको प्रोवाइड कराता है। सिंपल। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, जिससे मैंने बताया ना जितने भी कमर्शियल बैंक है इंडिया में, कौन ऑपरेट करता है, रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और सुपरवाइजर, एज अ सुपरवाइजर फंक्शन भी, मतलब मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ओवरसी करना कि यार सारे जो कमर्शियल बैंक है वो अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब देखने का काम भी हमारा कौन करता है बच्चा? ये सब देखने का काम हमारा करता है सेंट्रल बैंक। सिंपल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए। कई बच्चों को ये पॉइंट समझ में नहीं आता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब लास्ट आशा। आशा इन द सेंस है क्या, जब कहीं से पैसे अरेंज नहीं होते ना कमर्शियल बैंक के पास, जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, देखो हमारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक को, कमर्शियल बैंक को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है और पब्लिक से इतने डिपॉजिट आ नहीं रहे, राइट, डिपॉजिट नहीं आएंगे तो लोन्स की तरह वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ना ही सीआरआर का एक परसेंटेज वो आरबीआई को डिपॉजिट कर पाएंगे। तो भैया जब कमर्शियल बैंक को आखिरी इच्छा जो होती है, आखिरी नीड जो होती है या आखिरी हेल्प जो उसकी हेल्प कर सकता है वो कौन है? सेंट्रल बैंक, जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत है ना, डूब के को तिनके का सहारा, राइट। तो कमर्शियल बैंक के लिए जो तिनका है वो इसका सेंट्रल बैंक है, राइट। तो इन द केस ऑफ क्राइसिस सेंट्रल बैंक स्टैंड बाय द कमर्शियल बैंक एज अ गारंटर एंड एक्सटेंड लोन। जब जरूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक को तो भैया लास्ट में सेंट्रल बैंक बड़ा भाई ही काम में आता है और वो गारंटी देता है, प्लस कमर्शियल बैंक को लोन भी प्रोवाइड कराता है। सिंपल हो रहा है। चलिए आगे। कस्टडियन ऑफ नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए इंडिया में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होता है, फॉर्म्ड होता है, उसको मेंटेन करने का काम, उसको कैप्ट करने का काम, उसको रिजर्व की तरह रखने का काम कौन करता है बच्चा? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल हो रहा है।
क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस की तरह हम क्या समझते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन फॉर द कमर्शियल बैंक सिंस इट होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड ऑल द बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। मतलब कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब होता है जब पैसों के क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जरूरत हो कमर्शियल बैंक को, तो फाइनली हेल्प कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही उनकी हेल्प करता है। क्लियरिंग हाउस मतलब जितने भी पेंडिंग केसेस वगैरह है, चेक्स वगैरह हैं, उनको क्लियर करने का काम करता है सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अकाउंट वगैरह रहते हैं, एक परसेंटेज ऑफ मनी भी रहता है, तो वहाँ से वो क्लियर कर देता है जितने भी उनके डिफॉल्ट्स होते हैं, जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह काम में आता है। मतलब वही बात हो गई कि अगर बेटा पैसे उधारी नहीं चुका पाए तो फादर जो है, फादर मतलब आरबीआई हेल्प करते हैं बच्चे के पैसे चुकाने में या बच्चों का कर्ज उतारने में। सिंपल हो रहा है, सिंपल। चलिए, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट मतलब इंडिया में जितना भी मनी सप्लाई फॉर्म्ड होता है, रेगुलेट होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है मतलब जब हमारा डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से, या फिर डिफ्लेशनरी गैप हो जब हमारा डेफिसिट ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड से, तो उस सिचुएशन में रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम भी हमारा आरबीआई ही करता है, राइट। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, क्रेडिट कंट्रोल मेजर। देखिए ये जो टॉपिक है हमें एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो वहां हम ये टॉपिक नहीं करेंगे, यहां पर हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि सेम वो टॉपिक रिपीट हो रहा है और वहां पर कई जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो डिलीट भी करवा देते हैं वहां से। तो यहां से हम अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखिए दो मेजर्स हैं, अगेन आरबीआई ये मेजर्स उठाता है। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स में पहला पॉइंट क्या है बच्चा, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स फंड्स मतलब मनी टू कमर्शियल बैंक। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, पैसे लैंड करता है, प्रोवाइड कराता है, देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। सिंपल। अब दो सिचुएशन है, एक तो होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डेफिसिट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं जब क्या होता है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई या सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसको सिंपल सी इक्वेशन है हमारी। देखिए अब बैंक रेट में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें याद करने वाली चीजें हैं। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बैंक रेट। एक्सेस डिमांड में, अच्छा एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन मतलब पैसा बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में। देखो मैं पहले ही समझा देता हूं, यहां पर एक्सेस डिमांड की जब भी जितने भी पॉइंटों में बात आएगी, सिंपल सा मतलब है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पैसा फ्लो हो रहा है। अब रिजर्व बैंक को उस पैसों को टाइट करना है, मतलब पैसे की कमी लानी है इकोनॉमी में, पैसे की कमी लानी है इकोनॉमी में, इन द सेंस कि कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा कम हो जाएगा तो वो अपने आप ही कम देंगे जनरल पब्लिक को। तो एक्सेस डिमांड की जब भी बात आती है मतलब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, आरबीआई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डेफिसिट डिमांड में मतलब पैसा इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा है और आरबीआई को क्या, पैसे डालने की ज़रूरत है, रिजर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसका, कमर्शियल बैंक का। सिंपल हो रहा है, वापिस से बता रहा हूँ, एक्सेस डिमांड में इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो पैसों को कंट्रोल करेगा आरबीआई। आरबीआई जब पैसों को कंट्रोल करेगा तो वो जो पैसा है कमर्शियल बैंक के पास भी कम होगा तो कम देगा वो मार्केट में या फिर जनरल पब्लिक को, हम जैसे लोगों को। इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड हमारा इक्वल्स टू जो डेफिसिट डिमांड या डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाती है इससे, राइट। डेफिसिट डिमांड में क्या है, कमी है पैसों की, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, हमारा पैसे रिजर्व बढ़ाएगा कहां पर, कमर्शियल बैंक के, ताकि कमर्शियल बैंक इजीली फ्लो कर सके पैसे जनरल पब्लिक की तरफ। सिंपल हो रहा है। देखिए एक्सेस डिमांड में क्या है, सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है बैंक रेट और डेफिसिट डिमांड में क्या करता है, डिक्रीज कर देता है बैंक रेट। इंक्रीज करने से क्या होगा, रिजर्व बैंक के पास अगर वो इंक्रीज करता है बैंक रेट तो सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसों की कमी होगी तो वो कम पैसा देंगे। और डेफिसिट डिमांड में डिक्रीज करना बैंक रेट मतलब क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास क्या हो जाएगा, पैसों की बढ़ोतरी हो जाएगी, उससे पैसा हम फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल हो रहा है। चलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बच्चा, इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू जनरल पब्लिक एंड बैंक्स। यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और परचेज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यही है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो सिक्योरिटी बाय
या फिर उसको सेल करता है। वो सिक्योरिटी जनरल पब्लिक की भी हो सकती है और बैंक्स की भी हो सकती है, राइट। अब यहाँ पर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड मतलब वही सेम रहेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेस डिमांड के समय सेल कर देता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। सेल क्यों कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक का जो फंड है उसमें कमी आ जाती है, तो वो लोगों को कम पैसा देगा। और डेफिसिट डिमांड की जब बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, बाय करना स्टार्ट कर देता है, जिससे होगा क्या कि कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा और फ्री फ्लो मनी हो जाएगा। सिंपल। चलिए, CRR क्या होता है, बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक अ परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। अब यहां पर क्या है, एक सर्टेन परसेंटेज, जितना भी कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, 6%, 10%, 15%, जितना भी CRR होता है वो परसेंटेज बैंक निकालता है, निकाल कर सेंट्रल बैंक के अंडर में डिपॉजिट कराता है। और जितना भी जो निकालने के बाद मतलब 10,000 में से 10% मतलब 1,000 रुपये निकालने के बाद 9,000 वो लोन की तरह लोगों को या इंडस्ट्रीज को दे सकता है, लेकिन 10% मतलब 1,000 रुपये 10,000 का उनको सेंट्रल बैंक के अंडर में रखने पड़ते हैं अनफॉर्चुन या फ्यूचर या कॉन्टिजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए, राइट। चलिए, अब यहां पर भी देख लेते हैं, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मोर ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड। मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंक्रीज कर देता है CRR। कब करता है, एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड में CRR इंक्रीज कर देता है, कमर्शियल बैंक के पास बजट कम हो जाता है। और डेफिसिट डिमांड में सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इससे होगा क्या, कम पैसे देने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को। इससे कमर्शियल बैंक का रिजर्व पैसों का बना रहेगा और वो फ्री फ्लो मनी स्पेंड करता रहेगा। SLR की बात करें बच्चा, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ। SLR और CRR में यही अंतर है, यहां पर जो भी पर्टिकुलर बैंक होता है कमर्शियल बैंक, वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी का निकाल कर खुद अपने पास ही रखता है। CRR में क्या था, एक परसेंटेज ऑफ मनी निकाल कर हमें सेंट्रल बैंक के अंडर में डिपॉजिट करना पड़ता था। SLR में, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो में, हमें खुद अपने पास फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए रखना पड़ता है। अब यहां पर एक्सेस डिमांड में क्या होगा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है SLR, जिससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक का रिजर्व है वो कम हो जाएगा। डेफिसिट डिमांड में सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है SLR, जिससे होगा क्या, जो पूल रिजर्व है, फंड है कमर्शियल बैंक के, वो बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए आगे बात करें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक बोरो करता है, परचेज करता है मनी, किससे, सेंट्रल बैंक से। अब रेपो रेट में होता क्या है, रेपो रेट जब इंक्रीज होती है, रेपो रेट जब इंक्रीज होती है, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव। जब रेपो रेट, नॉर्मल सी बात है, जब इंक्रीज होगी तो बोरो करना सेंट्रल बैंक से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से कुछ भी पैसा लेने के लिए, हमें मतलब कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट जस्ट अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक को भी पैसों की जरूरत होती है, तब वो बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, हम उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज होना कैन कॉज द कमर्शियल बैंक टू ट्रांसफर मोर फंड टू सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेट में जब इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सिंपल हो रहा है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो क्वालिटेटिव मेजर आता है, ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, अब आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है बच्चा, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम मार्केट में लोन लेने जाते हैं तो हमें एक सिक्योरिटीज या कोलेट्रल जमा करवाना पड़ता है, उसके बेसिस पे हमें लोन मिलता है। कभी मान के चलिए 1 लाख का आप लोन चाहते हैं तो बैंक बोल सकता है आपको कि आपको 1 लाख की ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, राइट। कभी कभी क्या होता है 1 लाख का लोन चाहिए तो वो बोलता है कि 70,000 की सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर मतलब 30% होगा तो 70% आपको उस अमाउंट का, जितना भी अमाउंट है उसका 70% जो है आपको, मतलब 1 लाख का 70%, 70,000 कोलेट्रल जब आप देंगे, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है तो 70,000 आपको क्या रखना पड़ेगा, कोलेट्रल रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 1 लाख का लोन मिलेगा। सिंपल हो रहा है। चलिए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की बात करें, इट रेफर टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या करता है, यहाँ पर फिक्सेशन ऑफ कोटास कर देता है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए कि भैया इंडस्ट्रीज को हमें इस परसेंटेज से ज़्यादा लोन नहीं देना है। ये कब होता है, जब मार्केट में पैसों की तंगी है,
राइट, पैसों की तंगी है या फिर इन्फ्लेशन चल रहा है, राइट, इन्फ्लेशन चल रहा है और सेंट्रल बैंक चाहता है कि भैया जो कमर्शियल बैंक है पैसे थोड़ा कम स्पेंड करे, तो तब क्या करेगा वो, तब वो क्रेडिट कोटास बना देगा, मतलब अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, सेक्टर्स के लिए एक कोटा फिक्स कर देगा कि यार इससे ज्यादा हमें लोन नहीं देना है इस सेक्टर को, इससे ज्यादा इस सेक्टर को इतना लोन नहीं देना है, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, हम कंट्रोल कर सकते हैं मनी फ्लो इकोनॉमी का। नेक्स्ट इज योर मॉरल प्रेशर। एक सेंट्रल बैंक क्या होता है, मॉरल प्रेशर बना के रखता है कमर्शियल बैंक पे ताकि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो हो। इट रेफर टू रिटर्न और ओरल एडवाइसेस गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक टू रिस्ट्रिक्ट, या तो कम करना पैसों को या एक्सपेंड करना क्रेडिट को, राइट। दोनों सिचुएशन में हमें एज पर द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। सिंपल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा बच्चा टॉपिक है वो मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है, इसके अंदर में बच्चा एक टेबल आती है, वो हमें ध्यान देना बहुत जरूरत है। उसी के बेसिस पर मैं पूरा आपको ये फंडा समझाने वाला हूं। देखिए पहला जो आपको कॉलम है वो राउंड का दिख रहा है, राउंड का। दूसरा जो कॉलम है, मैं थोड़ा सा अपनी फोटो को इधर करके, सुंदर से मेरी फोटो को इधर करके थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए राउंड दिख रहा है, सेकेंड डिपॉजिट दिख रहे हैं, थर्ड कॉलम में लोन्स दिख रहे हैं, फोर्थ कॉलम में LRR लीगल रिजर्व रेशो, इसको CRR भी आप बोल सकते हैं। देखिए इनिशियल वे में क्या है, हम लोग एक इंडिविजुअल क्या गया बैंक में डिपॉजिट कराने गया 10,000 रुपए। एक इंडिविजुअल हम जैसा कोई पर्सन है जिसको मंथली कितनी भी सैलरी मिलती है, वो अपना सेविंग का एक सर्टेन परसेंटेज 10,000 डिपॉजिट कराने गया है बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, बैंक सबसे पहले उसका LRR रेशो निकालेगा 10,000 का, जो कि होता है 2000, 20% LRR रेशो है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है ये परसेंटेज कितना होता है। हमने हमारे केस में, इस केस में हमने 20% रख रखा है, तो 10,000 का 20% पहले बैंक निकालेगा जो कि होता है 2000। अब ये 2000 जो पैसा है, ये जो सर्टेन परसेंटेज है, ये हमारा CRR है जो कि कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के अंडर में। तो ये 2000 चले गया सेंट्रल बैंक के पास। 10,000 में से 2,000 रुपए जब जाते हैं तो बचते हैं हमारे पास 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपी कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो खुद के पास नहीं रखता है, भाई पैसों से पैसा बनाता है कमर्शियल बैंक। तो 8,000 को क्या करेगा, लोन के रूप में इंडस्ट्रीज को या फिर इंडिविजुअल्स को दे देता है। सिंपल हो रहा है। 10,000 मान के चलते हैं किसी भी बैंक में जब आते हैं, या हर बैंक का यही फंक्शन है बच्चा, हर कमर्शियल बैंक का यही फंक्शन है, जितनी भी डिपॉजिट आते हैं उसमें से CRR का परसेंटेज निकालकर जितना भी बचता है उसका जो होता है लोन, वो प्रोवाइड करा देता है इंडस्ट्रीज को या फिर किसको, जनरल पब्लिक को। इंडस्ट्रीज को कराते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के थ्रू उनको हम पैसा देते हैं, तो हमें ज़्यादा जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके पास इंटरेस्ट ऐड होके ज़्यादा पैसा मिलता है। और इंडस्ट्रीज ज़्यादा बड़े अमाउंट लेती है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़। इंडिविजुअल जो होते हैं वो कम पैसा लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी उनको कम ही चुकाना पड़ता है। इंडस्ट्रीज ज़्यादा पैसा लेती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको चुकाना पड़ता है, राइट। राउंड फर्स्ट क्या है, और राउंड फर्स्ट में वो जो पैसा है 8,000 जो कि इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल्स को लोन के रूप में दिया है बैंक ने, अब वो मान के चलिए वो पैसा मेरे पास आ गया, 8,000 का मैंने लोन लिया है। अब 8,000 जब मेरे पास पैसा आया तो मैं कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगा। अगर मैं इंडस्ट्री हूं तो मैं अपना रॉ मटेरियल लूंगा, अपना मटेरियल लूंगा, अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ अपने बिजनेस के लिए खर्चा करूंगा, तो वो पैसा 8,000 जो कहीं ना कहीं तो जाएगा। या मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो कि कोई शॉपिंग करने जाता है, उसने एक फ़ोन लिया है 8,000 का, तो फ़ोन लिया है, फ़ोन मेरे पास आ गया, 8,000 रुपीज़ किसके पास चले गए, फ़ोन के शॉपकीपर के पास चले गए। अब वो शॉपकीपर सेविंग का जितने भी सेव करना चाहता है, भैया हर कोई सेव करना चाहता है, तो वो 8,000 वापस बैंक में आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी भी रूप से। तो 8,000 जब डिपॉजिट आए बैंक में, 8,000 जब बैंक में डिपॉजिट आए, उसका अगेन 20% निकालता है बैंक, जो कि 1,600 होता है। 1,600 लेस कर देते हैं 8,000 में से, कितना हुआ हमारा 6,400, 6,400 हमारा बैलेंस बचा, जो कि अगेन लोन की तरह कमर्शियल बैंक दे देता है इंडिविजुअल को या फिर इंडस्ट्रीज को, और फिर वो घूम फिर के वापस बैंक में आता है 6,400, वापस से उसका 20% निकलता है 1,280, और लेस कर हम क्या करते हैं उसको 5,120 अगेन लोन की तरह देते हैं, अगेन वो आता है। ये साइकिल तब तक चलती है, ये साइकिल तब तक चलती है जब तक इनिशियल जितना हमने पैसा डिपॉजिट कराया है 10,000 वो LRR इक्वल ना हो। आई रिपीट, ये कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू द
CRR और LRR लिक्विड रिजर्व रेशो के जैसे इक्वल होता है तो ये साइकिल हमारी फिनिश हो जाती है। सिंपल हो रहा है बच्चा? तो ये हमें अच्छे से, ये डायग्राम सिंपल सा है, ये जो कॉलम है, ये जो टेबल है सिंपल सी है, ये हमें अच्छे से याद करनी है। और जब भी हमें मनी क्रिएशन आता है कमर्शियल बैंक का तो ये हमें समझानी है। सिंपल भाषा में समझा देंगे कि whenever an individuals goes to the bank in order to deposit that particular amount of money, say 10,000, the bank will deduct a certain percentage of CRR. After deducting a certain percentage of CRR, the amount left, that is 10,000 or 8,000, इस केस में 8,000 है, 8,000 is been provided to the individuals or the industries. Then again it comes back to the bank as a form of deposit. Then again the LRR certain percentage will be deducted and the rest of the amount will be transferred as a loan to the commercial industries or the individuals. Then again, so this process continues till the initial deposit becomes equal to the amount of liquid reserve ratio. Simple. ऐसे स्टेप में 4 से 5 स्टेप में आपको ये समझाना है। सिंपल हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं बच्चा लोगों। फोटो को मैं अपनी सुंदर सी फोटो को इधर कर लेता हूं। चलिए मनी मल्टीप्लायर की बात करें। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? लास्ट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी kept एज अ रिजर्व। मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द, क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी दैट कीप एज अ रिजर्व। मतलब अमाउंट ऑफ मनी कितना डिपॉजिट हो रहा है कमर्शियल बैंक में, वो हमें मेजर करने में मदद करता है मनी मल्टीप्लायर, राइट? सेम बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी दैट इट केप्ट एज अ रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया ना 10,000 इक्वल्स टू 10,000, वो फ्लो कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक मनी मल्टीप्लाई होता रहेगा और वो इक्वल नहीं बन जाता जब तक इनिशियल डिपॉजिट इक्वल्स टू CRR। 1/LRR इसका फॉर्मूला होता है। मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 1/LRR। LRR इस केस में कितना है हमारा? 20% है, राइट? तो यहाँ पर अपना 5 जो है आंसर आ जाएगा। तो 5 टाइम्स जब तक होता है ये साइकिल चलती रहती है, तो ये हमारा ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल हो रहा है? चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। 1 शॉर्ट वीडियो था, एक ही वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लस हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आई हाईली रिकमेंड आप ज्वाइन करिए, ताकि मैं नोट्स वगैरह भी और वेरियस इसके बाद भी हमारी जो जर्नी है वो बने रहेगी, क्योंकि इसके बाद भी आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो बहुत कुछ अच्छा मटेरियल मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो हमेशा बना रहेगा जब तक मैं हूँ, उसमें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ हर स्टूडेंट लाइफ के लिए, हर स्टूडेंट के लिए वो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट वहाँ पर अपलोड होता रहता है, राइट? चलिए मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।